नमस्कार मित्रों, स्वागत, वंदन, अभिनंदन हमारे ऑनलाइन क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर। मैं अभिषेक माला, केमिस्ट्री लेक्चरर, स्वागत करता हूं आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर। मित्रों, पिछले क्लासों के लेक्चरर्स में हमने इंटरमीडिएट्स की बात करी थी, जिनमें हमने कार्बोकैटायन, कार्बन मुक्त मूलक, कार्ब एनाइन 3 प्रजातियों की बात हम कर चुके थे। मित्रों, आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कार्बीन मध्यवर्ती प्रजाति की, कि कार्बन मध्यवर्ती प्रजाति होती क्या है, उसका वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है और उसका नामकरण क्या होगा, उसकी अभिक्रियाएं क्या होगी। इस प्रकार के कई सारे प्रश्न से संबंधित यह लेक्चर आज हमारा होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं कार्बीन के इस लेक्चर को। कार्बीन, तो मित्रों कार्बीन जो है, कार्बीन किसे कहेंगे? मित्रों, कार्बीन एक ऐसी प्रजाति है जिसमें जो कार्बन परमाणु होता है उसके पास 2 बॉन्ड पेयर होते हैं और 2 नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एक ऐसा उदासीन कार्बन भी कैसा होगा? उदासीन। एक ऐसा उदासीन कार्बन जिसके पास 2 बॉन्ड पेयर और 2 नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, वो प्रजाति क्या कहलाती है? कार्बीन कहलाती है। क्लियर? अब हम ये बात करें कि कार्बन के बारे में सामान्य जानकारियां कौन कौन सी होती है। तो नंबर फर्स्ट पर हम कहेंगे कि जो कार्बन प्रजाति है, उस कार्बन प्रजाति के लिए ये कहेंगे हम कि ये एक उदासीन प्रजाति होती है। तो कार्बन कैसी प्रजाति है? उदासीन प्रजाति है। सेकंड पॉइंट पर क्या कहेंगे कि कार्बन का केस है क्या? देखो, कार्बन ये कंडीशन होती है, कार्बन के पास ये 2 बॉन्ड पेयर होते हैं और एक दो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो क्या कहेंगे कि टोटल मिलाकर 2, 2 4 और 2 6। तो कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या टोटल कितनी होती है? 6 होती है, जिनमें से 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन तो कौन सी कंडीशन में होते हैं? बॉन्डेड। और 2 इलेक्ट्रॉन कौन सी कंडीशन में होते हैं? नॉन बॉन्डेड की कंडीशन में होते हैं। तो आउटर मोस्ट सेल में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड हैं, 2 और 2 4 और 2 इलेक्ट्रॉन कौन सी कंडीशन में है? नॉन बॉन्डेड की कंडीशन में होते हैं। क्लियर? अब थर्ड पॉइंट की हम बात करें, यानी कि अगर बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं तो क्या इसका अष्टक पूरा है क्या? नहीं है। तो ये कैसा है? ऑक्टेट इनकम्प्लीट स्पीशीज का उदाहरण है। इसका अष्टक अपूर्ण है, अष्टक अपूर्ण प्रजाति का उदाहरण है। क्लियर? और अगर अष्टक अपूर्ण है तो फिर ये किसके जैसा व्यवहार करेगा? ये इलेक्ट्रॉन स्नेही के जैसा व्यवहार करेगा। साथ में इसकी प्रकृति कैसी हो जाएगी? लुईस अम्लीय प्रकृति का हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? तो अष्टक अपूर्ण प्रजाति होती है तो इसके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते, अतः इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ये कैसा व्यवहार करने लगेगा? इलेक्ट्रॉन्स नहीं के जैसा व्यवहार करने लगता है। क्लियर? नंबर 4th पॉइंट की अगर हम बात करें तो नंबर 4th पॉइंट पर हम कहेंगे कि इसके पास कितनी संयोजकता है? 2 संयोजकता है, यानी इसकी वैलेंसी कितनी है? 2। तो बाईवैलेंट स्पीशीज होती हैं। क्लियर हो गई तो बात? तो बाईवैलेंट स्पीशीज का उदाहरण है कौन? कार्बीन। क्लियर? ये हाईली रिएक्टिव स्पीशीज है, अत्यधिक क्रियाशील प्रजाति होती है। हाईली रिएक्टिव, अत्यधिक क्रियाशील होता है। और अगर अत्यधिक क्रियाशील है तो फिर इसका स्थायित्व क्या हो जाएगा? न्यूनतम हो जाएगा। तो ये हाईली अनस्टेबल होता है, अत्यधिक
अस्थाई है, इसका कोई स्थायित्व नहीं है, अत्यधिक अस्थायी प्रजाति की श्रेणी में शामिल की जाती है। क्लियर हो गई बात। तो उदासीन प्रजाति है, आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्डेड कंडीशन में है और 2 इलेक्ट्रॉन नॉन बॉन्डेड की कंडीशन में है। क्लियर। ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, बाइवेलेंट स्पीसीज है, हाईली रिएक्टिव है और हाईली अनस्टेबल की कंडीशन में उपस्थित होती है। क्लियर हो गई बात। अब देखिए इसका जो क्लासिफिकेशन है वो क्लासिफिकेशन किस बेस पर है, तो इसका जो वर्गीकरण किया गया है कार्बिन का जो वर्गीकरण है वो वर्गीकरण मल्टीप्लिसिटी के बेस पर है, मल्टीप्लिसिटी के आधार पर। क्लियर। तो कार्बिन का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है, मल्टीप्लिसिटी के आधार पर किया गया है। ये जो मल्टीप्लिसिटी है, इस मल्टीप्लिसिटी का अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है अधिकतम अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रखना, मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखने की जो टेंडेंसी होती है वो कहलाती है मल्टीप्लिसिटी। ये जो मल्टीप्लिसिटी शब्द है ये लिया कहां से गया है, ये हुंड के नियम से लिया गया है। तो कहां से लिया गया है, हुंड के नियम से लिया गया शब्द है, ये लिया गया है। क्लियर। किसी भी प्रजाति की अगर हमें मल्टीप्लिसिटी कैलकुलेट करनी होती है तो मल्टीप्लिसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है m = 2s+1। ये मल्टीप्लिसिटी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है, जहां s क्या होता है, s होता है टोटल स्पिन, कुल चक्रण। क्लियर। इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्वांटम नंबर होती है +12 और -12, तो टोटल स्पिन को हम यहाँ कैपिटल S से लिखते हैं। क्लियर। और इसी मल्टीप्लिसिटी के बेस पर इस कार्बिन को क्लासिफाई किया जाता है। यदि किसी प्रजाति के लिए यदि m की वैल्यू कितनी आती है, 1 आती है, तो ऐसी प्रजाति को कहा जाता है सिंगलेट स्पीसीज। और यदि किसी प्रजाति के लिए m की वैल्यू 3 आती है तो ऐसी प्रजाति को कहा जाता है ट्रिपलेट स्पीसीज। क्लियर। तो यदि किसी प्रजाति के लिए मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू 1 आएगी तो वो सिंगलेट स्पीसीज कहलाएगी, और यदि किसी प्रजाति के लिए मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू 3 आती है तो वो ट्रिपलेट स्पीसीज कहलाती हैं। क्लियर। तो कार्बिन का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है, मल्टीप्लिसिटी के आधार पर किया गया है। क्लियर। यहां तक का एक स्क्रीनशॉट आप लेकर के रखें। चलिए अब आगे की बात करते हैं, इसके बाद की क्या कंडीशन होगी देखते हैं। ये तो हुई सामान्य बातें। अब हम इसके स्ट्रक्चर पर आते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो चलिए देखते हैं। कार्बिन के केस में हमारे पास कार्बन है, और कार्बन का बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप जानते हैं 2s2 2p2 यही होता है। अब देखो दो केस लेते हैं हम। ये जो कार्बन है 2s2 2p2 वाला केस, इसमें 2s के पास है 2 इलेक्ट्रॉन और इसमें ये 2p के पास है 2 इलेक्ट्रॉन। क्लियर। तो होता क्या है कि कंडीशन देखें आप कि बाइवेलेंट की कंडीशन होती है। तो यहाँ पर जो ये कार्बन एटम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में हमारे पास ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं 2s2 और 2p2 वाले, तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ये कंडीशन बनाते हैं और कुल मिलाकर के हमारे पास 3 sp2 ऑर्बिटल्स बनते हैं। कितने बनते हैं? 3 sp2 ऑर्बिटल्स बनते हैं। कैसे बनते हैं समझे। ये कार्बन एटम है हमारे पास, ये पहला, ये दूसरा,
और ये तीसरा। क्लियर हुई बात? जिसमें से 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, ये पहला और ये दूसरा, और एक में क्या है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन युग्म है, ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन युग्म है। क्लियर? तो कंडीशन क्या है, अभी भी हमारे पास ये जो 2pz ऑर्बिटल हैं, ये 2pz ऑर्बिटल कैसा है, वैकेंट है, खाली हैं। तो इस 2pz ऑर्बिटल्स को हम यहाँ पर बना सकते हैं, जो खाली अवस्था में हमारे पास रहेगा ये 2pz। क्लियर? ये हमारे पास है वैकेंट 2pz। क्लियर? तो क्या कंडीशन है, देखो इसके पास अनपेयर्ड है, ये भी अनपेयर्ड है, तो ये तो हाइड्रोजन एटम के साथ, ये तो हाइड्रोजन एटम के साथ बना लिया सिग्मा बंध, ये भी क्या करेगा, हाइड्रोजन एटम के साथ ओवरलैप करेगा और ये भी सिग्मा बना लेगा। क्लियर? तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ने 2 बॉन्ड बना लिए, इसलिए नेचर कैसी हो जाएगी, बाइवैलेंट नेचर हो जाएगी। क्लियर बात? अब देखो यहाँ पर इस ऑर्बिटल में ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। क्लियर? ये क्या है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और एक क्या है, वैकेंट 2pz ऑर्बिटल हमारे पास उपस्थित होता है। तो अब इस कंडीशन के पर अगर अपन देखें तो यहाँ पर हम मल्टीप्लिसिटी कैलकुलेट करके देखते हैं। तो मल्टीप्लिसिटी कैलकुलेट करेंगे तो क्या कंडीशन रहेगी हमारे पास, 2s+1। ये भी बॉन्डेड हो गए, ये भी बॉन्डेड हो गए, इन्होंने बंध के निर्माण में भाग ले लिया है। तो अब कंडीशन क्या होगी, इसका प्लस हाफ है तो इसका क्या होगा, माइनस हाफ होगा। तो s की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो m की वैल्यू देखो 2 × 0 + 1, तो m की वैल्यू कितनी आ गई है, 1 आ गई है। और अगर m की वैल्यू 1 आ रही है तो फिर इसी कंडीशन में हम इसको कौन सी नाम देंगे, इसको कहेंगे सिंगलेट कार्बीन। इसका नाम क्या हो जाएगा, सिंगलेट कार्बन हो जाएगा। तो मल्टीप्लिसिटी 1 आती है, इसलिए इसको हमने क्या नाम दे दिया, सिंगलेट कार्बन नाम दे दिया गया है। क्लियर हो गई बात? अब इससे रिलेटेड 2-3 बातें और देखते हैं कि क्या क्या कंडीशन है। नंबर फर्स्ट पॉइंट लेते हैं, सबसे पहले इसमें संकरण की बात करते हैं। ये संकरण की बात हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो क्या कहेंगे, देखो संकरण का बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, सिग्मा बॉन्ड की संख्या प्लस लोन पेयर की संख्या। तो सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 1 और 1, 2 सिग्मा बॉन्ड हैं, 2 सिग्मा बॉन्ड हैं। लोन पेयर कितना है, 1 लोन पेयर है, किसमें, 2pz ऑर्बिटल में, ये आ गया। तो टोटल कितने हो गए, 3 हो गए। तो संकरण HS हाइब्रिडाइजेशन स्टेट कितनी आ गई, 3 आ गई। तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो जाएगा, sp2 हो जाएगा। क्लियर हुई बात? sp2 हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर हो जाता है। तो फिर ज्यामिति कौन सी होनी चाहिए, प्लेनर होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ कौन उपस्थित है, लोन पेयर उपस्थित है, इसलिए यहाँ पर ज्योमेट्री प्लेनर नहीं होगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि ये प्लेनर ज्योमेट्री नहीं होगी। क्लियर? तो फिर कैसी ज्यामिति होगी, यहाँ पर जो ज्यामिति होती है वो ज्यामिति होती है या तो बेंट शेप या फिर वी शेप ज्यामिति होती है। और किसके अनुसार होती है, VSEPRT के अनुसार, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी के अनुसार इसकी ज्यामिति या तो बेंट होती है या वी शेप ज्यामिति इसकी होती है। क्लियर? बंद कोण की बात करें तो इसका बंद कोण कितने डिग्री का होगा, बंद कोण होना 120 डिग्री का चाहिए था, लेकिन होता क्या है, देखो समझो, ये जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर इसको रिपल्ट करेंगे, इधर से भी ये लोन पेयर इसको रिपल्ट करेंगे, रिपल्सन लगाएंगे, ये रिपल्सन प्रतिकर्षण। तो जब ये बॉन्ड इधर से प्रतिकर्षण लगाएगा, ये इधर से प्रतिकर्षण लगाएगा, तो उसका रिजल्ट क्या होगा कि ये जो दोनों हैं ये पास पास आ जाएंगे, और पास पास आने से ये बॉन्ड एंगल केवल कितने डिग्री का रह जाएगा, 103 डिग्री का। तो इसका बंद कोण कितने डिग्री का होता है, 103 डिग्री का होता है। क्लियर? किसके कारण होता है, ड्यू टू रिपल्सन, ड्यू टू रिपल्सन प्रतिकर्षण के कारण इसका बंद कोण 103 डिग्री का होता है। क्लियर? और कुछ जानकारी, ये जो सिंगलेट कार्बन हमारे पास बनी है, ये सिंगलेट कार्बन जो है इसको एक नाम से और जानते हैं, इसको हॉट मिथाइलिन कहा जाता है।
तो ध्यान रखिएगा सिंगलेट कार्बिन को हॉट मिथाइलिन के नाम से जाना जाता है। क्लियर बात। और एक और बात ध्यान रखिएगा कि जो सिंगलेट कार्बिन होती है वो सिंगलेट कार्बिन हुंड के नियम की पालना नहीं करती है। तो ध्यान रखें हुंड के नियम की पालना नहीं करती हैं। क्लियर बात। तो हॉट मिथाइलिन भी कहते हैं और ये हुंड के नियम की पालना भी नहीं करती है। तो ये सामान्य जानकारी थी कौन सी कार्बिन के लिए, सिंगलेट कार्बिन के लिए। क्लियर। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर के रखेंगे जिसमें क्या कहेंगे कि कार्बन के पास 3 sp2 ऑर्बिटल बनेंगे जिसमें से 1, 2 और 3। क्लियर हो गई बात। ये कंडीशन जो होगा 2 sp2 ऑर्बिटल तो अतिव्यापन के द्वारा सिग्मा बंध बनाएंगे, एक sp2 ऑर्बिटल में लोन पेयर उपस्थित रहेगा और एक जो 2pz ऑर्बिटल है वो रिक्त अवस्था में उपस्थित रहता है। क्लियर। और मल्टीप्लिसिटी कितनी कैलकुलेट करते हैं हम 1, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, सिंगलेट कार्बिन के नाम से जाना जाता है। संकरण हमने कैलकुलेट कर ही लिया, आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले लेवे। क्लियर बात। अब देखिए सेकंड कंडीशन की बात करते हैं हम कि दूसरी कंडीशन क्या होगी हमारे पास। देखो समझो उसे भी। देखें कार्बन की कंडीशन ये है। अब जो ट्रिपलेट कार्बिन हमारे पास रहती है वो एक्साइटेड कंडीशन में बनती है। तो कार्बन की एक्साइटेड कंडीशन ये तो हमारी सामान्य स्थिति है जिस पर हम क्या कहते हैं कि भाई ये है, ये 2s है और ये 2p है, 1 और 2 ये 2p है। क्लियर। ये कंडीशन हम कहते हैं। अब जब कार्बन अपनी एक्साइटेड कंडीशन में आता है तो एक्साइटेड कंडीशन में ये 2s का एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाता है, यहाँ चला जाता है। तो एक्साइटेड कंडीशन में क्या रहेगा, ये 2s का एक इलेक्ट्रॉन और ये बचे 1, 2 और 3 2p में। क्लियर। अब क्या होगा, ये देखें ये कितने 2, तो 2 sp ऑर्बिटल्स यहाँ पर बनेंगे। क्लियर। जिसमें से 2 तो बंद बनाने के काम आ जाएंगे और 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के रूप में रहेंगे। कैसे रहेंगे जरा डायग्राम से समझो। ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये हमने कहा ये स्थिति है, ये कार्बन हमारे पास उपस्थित हैं जिसमें से देखो एक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन ये रहा और इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन ये रहा। क्लियर। अभी भी 2 ऑर्बिटल बचे हुए हैं ना, तो एक ऑर्बिटल तो हमने कह दिया कि ये हो गया एक ऑर्बिटल तो, और एक ऑर्बिटल जो है वो ये दूसरा ऑर्बिटल हो गया। क्लियर बात। देखो कैसे, ये एक ऑर्बिटल तो ये वाला हो गया, ये अब देखो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। क्लियर। ये कंडीशन है। अब होगा क्या कि जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन इसके साथ ओवरलैप करेगा और ओवरलैप करके कौन सा बॉन्ड बना लेगा, सिग्मा। यहाँ पर भी हाइड्रोजन इसके साथ क्या करेगा, ओवरलैप करेगा और इसके साथ भी कौन सा बॉन्ड बना लेगा, सिग्मा। तो ये भी कौन सा हुआ, बाइवेलेंट स्पीसीज हुई। क्लियर। ये कौन से इलेक्ट्रॉन है, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। क्लियर हो गई बात। तो अब देखिए क्या कंडीशन है। इसके लिए मल्टीप्लिसिटी कैलकुलेट करते हैं। तो मल्टीप्लिसिटी जब हम कैलकुलेट करेंगे तो m इक्वल टू फॉर्मूला है 2s प्लस 1। अब देखें ये तो बॉन्डेड कंडीशन में हो गए, इसका भी प्लस हाफ और इसका भी प्लस हाफ, तो s की वैल्यू कितनी हो जाएगी, प्लस हाफ टोटल कितनी 1। तो मल्टीप्लिसिटी कैलकुलेट कर लें, ये हमारे पास कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो मल्टीप्लिसिटी 3 आ रही है, इसलिए हम इसको कौन सी स्पीसीज कहेंगे, ये ट्रिपलेट स्पीसीज या ट्रिपलेट कार्बिन हम इसको कह देंगे। क्लियर हो गई बात। तो इस प्रकार से हमने इसको ट्रिपलेट नाम दिया है, तो आप इसे ध्यान रखिएगा। क्लियर। अब समझे कि इसमें संकरण कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, वो भी देखो आप।
तो संकरण कैलकुलेट करेंगे तो वही सिग्मा प्लस लोन पेयर की संख्या। बोले सिग्मा कितने हैं, एक और एक 2 सिग्मा है। क्या कोई लोन पेयर उपस्थित है क्या, कोई लोन पेयर नहीं है। क्लियर हो गई बात। तो 0 लोन पेयर है तो कितना आ गया 2। और अगर HS की वैल्यू 2 आ रही है तो फिर हमारे पास संकरण कौन सा होगा, SP होगा। क्लियर। और अगर SP है तो फिर यहाँ ज्यामिति की बात कर लें तो इसकी ज्यामिति कौन सी होगी, रेखीय ज्यामिति होती है, लीनियर होता है ये। क्लियर हुई बात। तो रेखीय ज्यामिति होती है। बंद कोण की अगर बात करो तो बंद कोण यहाँ पर कितने डिग्री का, 180 डिग्री का। क्लियर। लेकिन एक्चुअली बंद कोण होता है 136 डिग्री का, ये ध्यान रखेंगे आप। क्लियर हो गई बात। तो ये कंडीशन है आपके पास। अब देखें इसको क्या कहेंगे, ये जो है हमारे पास ट्रिपलेट जो कार्बिन है, ये ट्रिपलेट कार्बिन का क्या केस आ रहा है कि ये हुंड के नियम की पालना करता है। क्लियर। और एक नेक्स्ट पॉइंट, इसका दूसरा नाम क्या होता है, इसको कोल्ड मिथाइलिन के नाम से जाना जाता है। ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो क्या कहा हमने कि ये एक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड कंडीशन में 2s से कहां चला जाता है 2p में, तो s और एक p का ये दोनों दो sp ऑर्बिटल्स बनेंगे जो बॉन्डेड कंडीशन में रहेंगे, और 2 वैकेंट ऑर्बिटल रिक्त कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन रहेगा जो अनपेयर्ड रहता है। ये हो जाता है आपका ट्रिपलेट कार्बिन की कंडीशन। क्लियर बात। अब देखो यहाँ मल्टीप्लिसिटी कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये भी +½ है और ये भी +½ है, तो हमने कहा ये कंडीशन ठीक है। और संकरण निकालेंगे तो सिग्मा प्लस लोन पेयर, 2 सिग्मा बॉन्ड है, लोन पेयर 0 है तो sp रेखीय और बंद कोण 180 डिग्री का होगा। क्लियर। इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर के रख ले। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इस पार्ट से, और अब हम इसको कंपेयर करेंगे, दोनों को सिंगलेट और ट्रिपलेट को कंपेयर करने वाले हैं कि क्या होगा इनके कंपेयर करने से। देखो एक कंडीशन है सिंगलेट, एक कंडीशन है ट्रिपलेट। क्या स्थिति हो रही है सिंगलेट में, तो कि ये CH2 है, दोनों नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में है। क्लियर। जबकि यहाँ क्या कंडीशन है, अलग अलग ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट तो क्या लिखेंगे, बोथ नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन सिचुएटेड इन 1 ऑर्बिटल, दोनों नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में है। जबकि यहाँ क्या है, बोथ नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन सिचुएटेड डिफरेंट ऑर्बिटल, यहाँ अलग अलग कक्षकों में उपस्थित है। क्लियर हो गई बात। अगला पॉइंट क्या कहे कि यहां पर ये अपोजिट स्पिन में है, यहां क्या है पैरेलल स्पिन में है, समांतर है। क्लियर। ये इस कंडीशन में है यहां पर, और यहां अपोजिट है, ये कंडीशन है। ठीक है। अगली बात क्या लिखेंगे कि यहां बॉन्ड पेयर की संख्या कितनी है, 2 है। यहां पर भी बॉन्ड पेयर की संख्या कितनी है, 2 है। क्लियर। अगली बात क्या लिखेंगे, लोन पेयर यहाँ कितना है, लोन पेयर 1 है, यहाँ लोन पेयर कितना है, 0 है। क्लियर। अगली बात करें यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 0 है, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। जबकि यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 2 है। क्लियर हो गई बात। ये हमने कहा था ना, ये 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है।
अगली बात करें मैग्नेटिक मोमेंट कि चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा। चुंबकीय आघूर्ण क्या फॉर्मूला होता है चुंबकीय आघूर्ण का, √n+2 बोहर मैग्नेटोन, यही होता है। तो देखें क्या कहें कि कंडीशन है हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है 0, n बराबर कितना है 0, तो 0+2 तो कितना हो जाएगा 0 बोहर मैग्नेटोन हो जाएगा। क्लियर। और अगर यहाँ पर बात करें तो कितना हो जाएगा, देखो 2+2 देन √8 बोहर मैग्नेटोन हो जाएगा। क्लियर बात। तो ये कंडीशन आप ध्यान रखें, चुंबकीय आघूर्ण 0 व चुंबकीय आघूर्ण √8 बोहर मैग्नेटोन होगा। क्लियर। अगला पॉइंट क्या लिख सकते हैं हम कि ये इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, ये भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो ये हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन स्नेही होता है और ये भी कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन स्नेही होता है। क्लियर। ये हम बात करें ये कैसा होता है, लुईस अम्ल होता है और ये लुईस अम्ल नहीं होता। क्लियर। अगली बात करें हम, यहाँ संकरण कौन सा होता है sp2, यहाँ संकरण कौन सा होता है sp होता है। यहाँ ज्यामिति कौन सी होती है, बेंट या वी शेप होती है। यहाँ ज्यामिति कौन सी होती है, लीनियर होती है। क्लियर। अगली बात करें इसकी प्रकृति देखो, क्या कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है क्या, कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए ये कैसा होता है, प्रति चुंबकीय होता है। क्लियर। जबकि इसकी प्रकृति कैसी होती है, ये अनुचुंबकीय प्रकृति का होता है क्योंकि इसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। क्लियर। तो ये थी सामान्य जानकारियां दोनों में कि सिंगलेट कार्बिन में जो दोनों अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है वो एक ही ऑर्बिटल में उपस्थित होते हैं, ये इस प्रकार से हैं, एक ही ऑर्बिटल में उपस्थित हैं जबकि वहां अलग अलग ऑर्बिटल में उपस्थित हैं। अपोजिट स्पिन है, यहाँ समानांतर चक्रण है, बॉन्ड पेयर 2 है, यहाँ भी बॉन्ड पेयर 2 है। क्लियर। बॉन्ड पेयर 2 है मतलब कौन सी स्पीसीज है, बाइवैलेंट स्पीसीज है। लोन पेयर यहाँ कितना 1 है, यहाँ कोई लोन पेयर उपस्थित नहीं है। क्लियर। चुंबकीय आघूर्ण 0 हो जाएगा, वहां √8 बोहर मैग्नेटोन। तो यहाँ का भी आप एक स्क्रीनशॉट लें। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि सिंगलेट और ट्रिपलेट के बारे में और क्या कह सकते हैं। यहाँ से अच्छे अच्छे प्रश्न बनते हैं और कई परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न पूछे भी गए हैं। अब देखते हैं कि इनकी स्टेबिलिटी को समझते हैं कि दोनों में से कौन मोर स्टेबल होगा। तो यहाँ देखते हैं हम स्टेबिलिटी, स्थायित्व को बात करते हैं कि स्थायित्व कैसा है दोनों का। स्थायित्व देखो समझो, एक तो है हमारे पास ये कंडीशन, एक है हमारे पास ये कंडीशन। क्लियर। जिसमें हमने क्या कहा है, ये तो है सिंगलेट और ये कौन सी है, ट्रिपलेट है। क्लियर। तो दोनों में से कौन सी कार्बिन मोर स्टेबल होगी, तो यहां ध्यान रखना, यहां ट्रिपलेट कार्बिन मोर स्टेबल होती हैं। तो ये मोर स्टेबल है, मोर स्टेबल हैं और ये लेस स्टेबल होती हैं। अब इसका कारण क्या है समझें, रीजन इसका कारण क्या होगा। तो रीजन नंबर फर्स्ट की हम बात कर रहे हैं। तो रीजन नंबर फर्स्ट क्या है, देखो कि जो सिंगलेट हैं, इस सिंगलेट के केस में ये जो दोनों नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन हैं ये एक ही ऑर्बिटल में हैं। क्लियर। दोनों नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में हैं, तो यहाँ पर प्रतिकर्षण क्या लगता है, ज्यादा लगता है। तो यहाँ का कारण क्या लिखेंगे हम, अधिक प्रतिकर्षण। क्लियर। और यहाँ तो दोनों अलग अलग कक्षकों में उपस्थित हैं, इसलिए ये इलेक्ट्रॉनों का यहाँ क्या होता है, कम प्रतिकर्षण।
क्लियर। तो पहला कारण तो यह हो गया कि यहाँ अधिक प्रतिकर्षण है और वहाँ कम प्रतिकर्षण होता है। क्लियर। दूसरा रीजन क्या होता है कि ये जो सिंगलेट कार्बिन है, ये सिंगलेट कार्बिन एक्साइटेड स्टेट में होती हैं। क्लियर। और अगर एक्साइटेड स्टेट में है तो इसका एनर्जी लेवल ज्यादा होता है। क्लियर। और अगर यहां बात करें तो ये होती हैं ग्राउंड स्टेट में निम्न स्तर पर, इसलिए यहाँ का जो एनर्जी लेवल है वो क्या होता है, कम होता है। और अगर एनर्जी लेवल कम है स्पीसीज का तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ध्यान रखिएगा कि मिथाइलिन कार्बिन में ट्रिपलेट मोर स्टेबल होती है और सिंगलेट क्या होती है, लेस स्टेबल होती है। ये अधिक स्थायी और ये कम स्थायी होती है। क्लियर। लेकिन यहाँ एक एक्सेप्शन है, एक अपवाद है, वो आप ध्यान रखिएगा। एक्सेप्शन है और उसका रीजन भी हम देखेंगे क्या होता है। पहले आप एक इसका स्क्रीनशॉट लें। चलिए देखते हैं। अब हम सेकंड एग्जांपल लेते हैं, हेलो कार्बिन। क्या होता है हेलो कार्बिन? देखो ये हम एक एग्जांपल ले रहे हैं CCl2 और ये दूसरा CCl2। क्लियर। अब देखो ये है कौन सी अवस्था में, सिंगलेट में। ये है कौन सी अवस्था में, ट्रिपलेट में। अब दोनों में से मोर स्टेबल, जनरल रूल तो क्या है, ट्रिपलेट मोर स्टेबल होता है और सिंगलेट कम स्टेबल होता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, इसलिए ये एक्सेप्शन है, इंपॉर्टेंट है। सिंगलेट डाइक्लोरोकार्बिन मोर स्टेबल होता है किससे, ट्रिपलेट डाइक्लोरोकार्बिन से। तो हेलो कार्बिन में हमने क्या लिया है, डाइक्लोरोकार्बिन। तो ये सिंगलेट मोर स्टेबल है। ऐसा क्यों है समझते हैं। देखो कि सिंगलेट क्यों मोर स्टेबल होती है। यह है आपके पास CCl2। अब होगा क्या कि ये कार्बन है और ये हमारे पास है ये क्लोरीन और ये सिंगलेट की कंडीशन और ये हमारे पास वैकेंट यानी कि रिक्त अवस्था में। क्लियर हुई बात। अब देखो क्या कंडीशन है, क्लोरीन के पास क्या होते हैं, लोन पेयर होते हैं। ये क्लोरीन के पास क्या है, लोन पेयर प्रेजेंट है। तो क्या होगा, ये क्लोरीन अपने लोन पेयर को इसमें डोनेट कर देगा वैकेंट ऑर्बिटल में। तो उससे क्या होगा, यहाँ एक बॉन्ड बन जाएगा जिसको कहते हैं बैक बॉन्ड। क्या कहते हैं इसको, बैक बॉन्डिंग। तो ध्यान रखिएगा कि बैक बॉन्डिंग के कारण, पश्चबंधन के कारण सिंगलेट मोर स्टेबल हो जाती हैं। तो ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि इसका मोर स्टेबल होने का कारण क्या है, बैक बॉन्ड का बनना। जबकि अगर हम ट्रिपलेट की बात करें तो ये तो कौन सी कंडीशन है, सिंगलेट की। अब अगर हम ट्रिपलेट की बात करें तो देखो ये ट्रिपलेट की कंडीशन है, ये क्लोरीन और ये हमारे पास है, या फिर हम कहें ये क्लोरीन, ये दो ऑर्बिटल, ये कंडीशन है। क्लियर। अब कंडीशन क्या है भाई, क्लोरीन के पास क्या है, लोन पेयर है। ये क्लोरीन के पास लोन पेयर है, तो क्या ये इसमें डोनेट कर पाएगा, क्या नहीं कर पाएगा, उसमें ऑलरेडी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। सेम कंडीशन इनके साथ है, क्या इसके साथ बैक बॉन्ड बना पाएगा, क्या नहीं बना पाएगा, उसमें ऑलरेडी क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। क्लियर। तो यहाँ पर बैक बॉन्ड नहीं बन पाता, तो बैक बॉन्डिंग नहीं होती। तो ट्रिपलेट कार्बिन में बैक बॉन्डिंग नहीं होती है, जबकि सिंगलेट कार्बिन में बैक बॉन्डिंग हो जाती है। तो हम यहाँ पर रीजन लिख देंगे, सिंगलेट कार्बिन मोर स्टेबल क्यों है, बैक बॉन्ड के
कारण। तो बेक बॉन्ड बन जाने के कारण सिंगलेट का स्थायित्व तो अधिक हो जाता है किससे? ट्रिपलेट से। क्लियर हुई बात? तो ये कंसेप्ट ध्यान रखिएगा आप इसमें कि अगर मिथाइलिन कार्बिन की बात करो तो ये है मिथाइलिन कार्बिन। तो मिथाइलिन कार्बिन में तो ट्रिपलेट अधिक स्थायी होता है किससे? सिंगलेट से। लेकिन हेलो कार्बिन डाइक्लोरोकार्बिन में ये जो सिंगलेट है ये अधिक स्थायी हो जाता है किससे? ट्रिपलेट से। और उसका कारण क्या है? बेक बॉन्ड बन जाने के कारण। क्लियर? ध्यान रखें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, देखिए कुछ कंसेप्ट और समझते हैं, यहां पर कुछ एग्जांपल और लेते हैं जिससे और आसान हो जाएगा आपका ये कंसेप्ट। देखो एक कंडीशन और लेते हैं हम एग्जांपल के तौर पर कि ये CF2 CCl2 CBr2 और CI2 ये कंडीशन ले रहे हैं हम। क्लियर? सारी की सारी गिवन स्पीसीज सिंगलेट हैं, सारी की सारी गिवन कौन सी हैं? सिंगलेट हैं। अब देखो सिंगलेट हैं तो सिंगलेट में तो क्या बनती हैं? बैक बॉन्ड बनता है। क्लियर? इसमें भी बैक बॉन्ड, इसमें भी बैक बॉन्ड। क्लियर? तो हमें देखना यह है कि किसमें बैक बॉन्ड की संभावना ज्यादा होगी। क्लियर? तो जरा देखो ये फ्लोर बैक बॉन्ड की सामर्थ्य, बैक बॉन्ड की जो सामर्थ्य होती है वो 1 होती है साइज के, आकार के व्युत्क्रमानुपाती होती हैं। अब अगर आकार बड़ा होगा तो वहां बैक बॉन्ड कम बनेगा। और आप देख रहे हैं यहाँ आयोडीन का आकार क्या होता है? ज्यादा। और अगर आयोडीन का आकार ज्यादा है तो यहां पर बैक बॉन्ड नहीं बनेगा। जबकि हम क्या कह रहे हैं? फ्लोरीन, फ्लोरीन का आकार क्या है? कम है, तो यहां पर बैक बॉन्ड आसान होगा। और अगर बैक बॉन्ड आसान हो रहा है तो फिर इसका स्थायित्व क्या हो जाएगा? ज्यादा। तो सबसे ज्यादा स्थायित्व फ्लोरोकार्बिन, फिर क्लोरोकार्बिन, फिर ब्रोमो और फिर आयोडो। तो ध्यान रखिएगा कि इन सभी में बैक बॉन्ड की संभावनाओं को देखना है। यहाँ आकार कम है इसलिए बैक बॉन्ड आसानी से बनेगा, और यहाँ आकार ज्यादा है तो बैक बॉन्ड नहीं बन पाएगा, इसलिए हमने इसका ये आंसर दिया है। क्लियर? तो ध्यान रखिएगा इन सब बातों को कि इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं कि ये जो कार्बीन हमने पढ़े हैं, इन कार्बीन से कौन, इनका निर्माण कैसे होगा, अब उसका डिस्कशन करने वाले हैं। तो कार्बीन के निर्माण को देखेंगे। फॉर्मेशन ऑफ कार्बीन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बीन, कार्बीन का निर्माण। तो कार्बीन के निर्माण को अगर हम देख रहे हैं तो देखो सबसे पहले नंबर फर्स्ट पे लेंगे फ्रॉम डाई एजो मैथेन, कि डाई एजो मैथेन से भी इसका निर्माण किया जा सकता है। क्या होता है डाई एजो मैथेन? CH2N2। जब इसको हम हाई टेम्परेचर पर रखते हैं या गर्म करते हैं तो यहाँ से N2 गैस बाहर चली जाती है। ये N2 गैस बाहर चली गई तो बचा क्या? CH2। ये CH2 बनेगा, ये बन गया हमारा मिथाइलिन कार्बीन। क्लियर बात? तो इससे भी हम मिथाइलिन कार्बीन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। दूसरा क्या कंडीशन है? हम कीटीन से भी बना सकते हैं। तो फ्रॉम कीटीन, कीटीन से भी बना सकते हैं। कीटीन क्या होता है भाई? देखो CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। जब इसको भी उच्च तापमान देते हैं तो ये बॉन्ड भी यहां से ब्रेक डाउन हो जाता है। तो यहां से CH2 अलग हो गया और यहां से कौन सी गैस बाहर हो जाती है? CO गैस। तो यहां पर मिथाइलिन कार्बीन बन जाता है। क्लियर बात? एक कंडीशन और है हमारे पास, क्या है? हेलोजन से, हेलोजन से।
कैसे? देखो हेलोजन कंपाउंड है, हेलोजन कंपाउंड से कैसे बनाएंगे समझो। ये हमारे पास है कार्बन, ये Cl और Cl, और ये हाइड्रोजन है, ठीक है। मान लो कोई बेस उपस्थित है, सार उपस्थित है, ये कोई बेस है, सार है, तो क्लोरीन का कौन सा इफेक्ट होता है? माइनस आई, ये माइनस आई इफेक्ट है। अब क्या होगा, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेंगे तो ये बॉन्ड कहाँ चला जाएगा? कार्बन के पास। हाइड्रोजन के पास कौन सा चार्ज रह जाएगा? H+, तो ये किसके साथ चला जाएगा? OH- के साथ, और यहाँ से क्या बाहर हो जाएगा? H2O। तो क्या बनेगा देखो, C इसके ऊपर नेगेटिव, Cl और Cl, क्लियर। अब देखो क्या होगा, इसका कौन सा इफेक्ट है? माइनस आई है, तो ये इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा? अपनी ओर आकर्षित, और ये यहाँ से बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर के चला जाएगा ये Cl- के रूप में। तो कितने क्लोरीन बचे? 2। तो ये बन जाएगा आपके पास ये कार्बन, ये क्लोरीन और ये क्लोरीन, बन गया आपका डाइक्लोरोकार्बीन, डाइक्लोरोकार्बीन, क्लियर। तो ये इस प्रकार से भी फॉर्मेशन हम यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक। अब देखें एक पॉइंट और लेते हैं यहाँ पर। सपोज करें हमारे पास ये कंडीशन है कि ये क्लोरीन, ये H और ये D, और हमारे पास है OH-। अब देखें, या तो ये बॉन्ड ब्रेक हो या ये बॉन्ड ब्रेक हो, दोनों में से कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा वो समझे। यहाँ पर एक बॉन्ड है CH, जो CH बॉन्ड है वो होता है वीक, दुर्बल बंध है, और ये है CD बॉन्ड। CD बॉन्ड कैसा होता है? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, क्लियर। तो CH बॉन्ड वीक है और CD बॉन्ड कैसा है? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। तो वीक बॉन्ड है तो वीक बॉन्ड टूट जाएगा, तो क्या होगा देखो, ये कंडीशन यहाँ आ जाएगी, तो ये इसके ऊपर H और यहाँ से क्या बाहर हो जाएगा? H2O। तो क्या बनेगा देखो, Cl और इसके ऊपर नेगेटिव और ये D आ जाएगा। अब देखो, अब कौन है? क्लोरीन का कौन सा? माइनस आई, सेम कंडीशन है, यहाँ से क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेकर के चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा देखो, ये कार्बन के पास क्लोरीन और D, ये क्लोरीन और ये D, और यहाँ से कौन बाहर हो गया? Cl-। ये भी क्या बन गया आपके पास? कार्बीन बन जाती है, क्लियर। तो हेलोजन कंपाउंड से भी कार्बीन का फॉर्मेशन किया जा सकता है। तो कई सारे मेथड हैं, डायज़ोमेथेन से, कीटीन से, हेलोजन कंपाउंड से, इन सभी से कार्बीन का फॉर्मेशन किया जा सकता है, ठीक है। आप इसको एक स्क्रीनशॉट लेकर के रखें। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं इसमें। और इसका एक टॉपिक आता है और वो है इसकी कंडीशंस। देखो आप, इसकी एक नया टॉपिक है सिंगलेट। सिंगलेट के 2 स्पेसिफिक कैरेक्टर हैं। नंबर फर्स्ट है स्टीरियो सेलेक्टिव और नंबर सेकंड है स्टीरियो स्पेसिफिक। ये 2 कंडीशन है, एक स्टीरियो सेलेक्टिव है और एक स्टीरियो स्पेसिफिक है। स्टीरियो सेलेक्टिव की कंडीशन में क्या होता है, यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन यानी कि जो विन्यास हैं, कॉन्फ़िगरेशन नो चेंज, कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होता, क्लियर। वो कंडीशन कहलाती है स्टीरियो सेलेक्टिव। और स्टीरियो स्पेसिफिक क्या होता है, यहाँ पर ओनली 1 प्रोडक्ट फॉर्म
केवल एक ही प्रोडक्ट बनता है, वो कंडीशन कहलाती है स्टीरियो स्पेसिफिक। इसको एग्जांपल से समझते हैं कि एग्जांपल से क्या कंडीशन है। सपोज करें हमारे पास ये कंडीशन है, ये हमारे पास एक एल्कीन है सिस एल्कीन, और इसकी रिएक्शन हम कराते हैं, ये हमारे पास है सिंगलेट कार्बीन। ठीक है, तो कंडीशन क्या होगी, देखो ये बॉन्ड ब्रेक डाउन होंगे, एक इलेक्ट्रॉन इस पर और एक इलेक्ट्रॉन इस पर, और इसका एक इलेक्ट्रॉन इसका एक इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा, तो कंडीशन क्या बनेगी देखते जाए, ये H और ये H, तो एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ, तो ये एक इलेक्ट्रॉन के साथ ये बॉन्ड बन गया और दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ ये बॉन्ड बन गया। यहाँ पर भी जो R है वो एक ही तरफ है, मतलब प्रोडक्ट कैसा बना, सिस बना, तो रिएक्टेंट भी सिस है, प्रोडक्ट भी सिस है। यहाँ विन्यास क्या है, नो चेंज है, सिस से क्या बन रहा है, सिस बन रहा है। क्लियर। जैसे एक कंडीशन और है, सपोज करें हम एक एल्कीन ये लेते हैं, कौन सी एल्कीन हो जाती है, ट्रांस एल्कीन, और इसके ऊपर रिएक्टेंट रिएक्शन कराते हैं किसकी, सिंगलेट कार्बीन की। वापस कंडीशन क्या होगी, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, तो देखें R, ये H और ये R, अब एक इलेक्ट्रॉन के साथ ये जुड़ेगा, एक इलेक्ट्रॉन के साथ ये जुड़ेगा, तो कंडीशन क्या हो जाएगी, ये बन जाएगी। क्लियर। तो ये ट्रांस था, तो ये भी कैसा रहेगा, अभी भी अपोजिट साइड में है, तो ये कैसी हो जाएगी, ट्रांस बन जाएगी। तो देखें जो सिंगलेट कार्बीन है वो सिंगलेट कार्बीन में सिस से सिस बन रहा है, ट्रांस से ट्रांस बन रहा है, यानी कि विन्यास कैसा है, नो चेंज है, मतलब इसकी नेचर कैसी है, स्टीरियो सेलेक्टिव नेचर का होता है। दूसरी कंडीशन क्या है, एक रिएक्टेंट से एक ही प्रोडक्ट बन रहा है, ओनली वन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए ये कैसा है, स्टीरियो स्पेसिफिक होता है। ठीक है, तो सिंगलेट कार्बन की दो कंडीशन है, स्टीरियो सेलेक्टिविटी और स्टीरियो स्पेसिफिक। ध्यान रखिएगा, जेई में पूछा गया प्रश्न है कि सिंगलेट कार्बन की नेचर कौन सी होती है, सिंगलेट भी होता है, सॉरी स्टीरियो सेलेक्टिव भी होता है और स्टीरियो स्पेसिफिक भी होता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले ले इसका। चलिए अब बात करते हैं अगली ट्रिपलेट कंडीशन की। देखो सेकंड पर ले रहे हैं ट्रिपलेट। अब दोनों में ट्रिपलेट के लिए क्या केस है, नाइदर स्टीरियो नॉर स्टीरियो स्पेसिफिक, ये केस लागू होता है। मतलब यहां पर कॉन्फ़िगरेशन नो चेंज का केस नहीं है, यहां कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाता है, चेंज होता है, और यहाँ ओनली वन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होता, यहाँ क्या होता है, टू प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये ना तो स्टीरियो स्पेसिफिक है और ना ही स्टीरियो सेलेक्टिव है, मतलब इसमें ये कैरेक्टर भी नहीं होता और ये कैरेक्टर भी नहीं होता है। क्लियर हुई बात। तो अब देखें समझते हैं, एक एग्जांपल ले रहे हैं हम। ये हमने कहा कि एक एल्कीन है, कौन सी एल्कीन है, सिस एल्कीन है। क्लियर। और इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं इस कार्बीन से, ये ट्रिपलेट कार्बन से इसकी रिएक्शन करा रहे हैं, तो क्या होगा, देखो एक बॉन्ड इस पर एक बॉन्ड इस पर, तो सबसे फर्स्ट में एक इलेक्ट्रॉन यहां आकर के जुड़ेगा, तो देखो ये सिंगल हो गया, ये R H H, तो एक इलेक्ट्रॉन इस पर आएगा तो एक इलेक्ट्रॉन से ये बॉन्ड बन गया, और इसके पास अभी एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन, और इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन। क्लियर। अब यहां से या तो ये हो, देखो समझो, या तो ये हो कि ये डायरेक्ट जुड़ जाए, तो एक कंडीशन तो क्या बन सकती है कि R C C R H
H और ये दोनों डायरेक्ट कनेक्ट हो जाए तो CH2। एक कंडीशन तो ये बन सकती है कि वो सिस था तो यहाँ पर भी दोनों एक साइड हैं तो ये कैसा हो जाएगा, सिस। क्लियर। लेकिन हो सकता है कि ये जो बॉन्ड है कार्बन कार्बन, ये कार्बन कार्बन बॉन्ड क्या हो जाए, रोटेट हो जाए, ये बॉन्ड रोटेट हो जाए। तो अगर ये बॉन्ड रोटेट हो गया तो कंडीशन क्या हो जाएगी, देखो अब रोटेट होते ही हाइड्रोजन ऊपर और R नीचे, ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, कार्बन H R, ये R ये H और ये दोनों जुड़ जाए तो ये अब क्या हो गया, अपोजिट हो गए, ये भी क्या हो गए, अपोजिट हो गए तो कौन सी बन गई, ट्रांस बन गई। तो यानी कि ध्यान रखें सिस से सिस प्रोडक्ट भी बन सकता है और ट्रांस भी बन सकता है। तो यहाँ पर जो कॉन्फ़िगरेशन ये क्या हो रहा है, चेंज होता है और यहाँ पर कितने प्रोडक्ट बन रहे हैं, सिस भी बन रहा है और ट्रांस भी बन रहा है। इसलिए जो ट्रिपलेट कार्बिन है वो न तो स्टीरियो सेलेक्टिव होती है और न ही स्टीरियो स्पेसिफिक होती है, इसमें दोनों ही कैरेक्टर नहीं होते हैं। क्लियर, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आई बात समझ में। सबसे पहले हमने कहा एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ तो ये कंडीशन बन के, अब हो सकता है ये डायरेक्ट जुड़ जाए तो ये बन जाए, या फिर ये बॉन्ड अगर घूम जाए कार्बन कार्बन रोटेट हो जाए तो हाइड्रोजन ऊपर और R नीचे, ये कंडीशन हो सकती है। क्लियर, इसका स्क्रीनशॉट ले ले। चलिए अगला पार्ट लेते हैं, कार्बिन का रिएक्शन पार्ट, कि इसका रिएक्शन पार्ट क्या होता है वो देखते हैं। देखो रिएक्शन पार्ट, ये हमने कहा CH2N2, ठीक है। इसको कैसे लिखते हो भाई, डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ऐसे ही लिखते हैं। होता क्या है, ये यहाँ और ये यहाँ, तो क्या कंडीशन हो जाती है, CH2 नेगेटिव, सिंगल बॉन्ड N, ट्रिपल बॉन्ड N, और इसका यहाँ गया तो अभी भी यहाँ क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है। क्लियर, तो ये बन जाता है इससे। अब ये रिएक्शन से करता है तो देखो कैसे, नंबर फर्स्ट रिएक्शन, एल्काइलेशन ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल का एल्किलीकरण, एल्किलीकरण कैसे, देखो ये एल्कोहल है, ठीक है, और हमने कहा CH2N2, N2। क्लियर, तो या तो आप डायरेक्ट ही ऐसे लिख दो कि ये पायरोलाइसिस होगा तो यहाँ से N2 रिलीज हो जाएगी तो यहाँ क्या बन जाएगा आपके पास, ये कार्बिन, ठीक है। तो हम इसी से रिएक्शन करा देते हैं डायरेक्ट ही। क्लियर, तो देखो क्या बन रहा है हमारे पास, ये बन रहा है, इसके कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6 इलेक्ट्रॉन हैं, और ऑक्सीजन पर क्या है, लोन पेयर हैं, तो ये किस पर अटैक करेगा, ऑक्सीजन के लोन पेयर के ऊपर, तो क्या बनेगा RO, ये H है, ये H, इसने ऑक्सीजन के लोन पेयर ले लिए तो ऑक्सीजन पर पॉजिटिव, अब 2 इलेक्ट्रॉन लिए हैं तो इसका अष्टक पूरा हो जाएगा, और अष्टक पूरा होते ही इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। ऑक्सीजन पर कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है, वो अनस्टेबल होता है, तो फिर ये ऑक्सीजन इन इलेक्ट्रॉनों को ले लेगा, तो यहाँ से हाइड्रोजन कहाँ चला जाएगा, CH2 नेगेटिव के पास, और क्या बन जाएगा, ROCH3, मतलब क्या बन जाएगा, ईथर। चूंकि एल्किल समूह जुड़ रहा है इसलिए क्या नाम दिया गया, एल्किलीकरण। क्लियर, दूसरा पॉइंट देखो, एल्काइलेशन ऑफ फिनोल, क्या होता है फिनोल, देखो पढ़कर आए हैं आप, ये फिनोल है, ये भी रिएक्ट करेगा
मेथाइलिन कार्बिन के साथ सेम कंडीशन, ये यहाँ अटैक करेगा, बोलो क्या हो जाएगा, ये ऑक्सीजन पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। 2 इलेक्ट्रॉन इसने ले लिए तो इसका अष्टक पूरा होते ही इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, 6, 2 इलेक्ट्रॉन और ले लिए तो ये हो गया। ऑक्सीजन पर पॉजिटिव नहीं रह सकता तो ये हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा इसके पास, तो बोलो क्या बन जाएगा, देखें OCH3 मतलब क्या बन गया, एनीसोल। क्लियर, यानी कुल मिलाकर एल्किल समूह जुड़ रहा है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, एल्काइलेशन कहा जाता है। क्लियर बात। तो ये थी इसकी रिएक्शन। एक और रिएक्शन की अगर हम बात करें तो उसको भी हम यहाँ समझ सकते हैं नंबर 3 पर। जैसे सपोज करें हमारे पास है ये 1 डिग्री एमीन और इसकी रिएक्शन करा रहे हैं मेथिल के साथ, मिथाइलिन के साथ। नाइट्रोजन पर लोन पेयर है, इसके लोन पेयर ले लेगा तो RNH, ये हाइड्रोजन है, ये जैसे इसके लोन पेयर लेगा इसके ऊपर पॉजिटिव, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा ये तो इसके ऊपर कितना आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। वापस वही कंडीशन, ये इसको ग्रहण करेगा और ये यहाँ चला जाएगा, तो बोलो क्या बन जाएगा, RNHCH3। कौन सी डिग्री की एमीन बन गई, 2 डिग्री की एमीन। क्लियर, यानी मैथिल समूह जुड़ रहा है, यहाँ भी मैथिल और यहाँ भी मैथिल, तो एल्किल समूह जुड़ रहा है, इसलिए क्या नाम दिया गया, एल्किलीकरण कहा गया। क्लियर है बात। तो एल्काइलेशन ऑफ एल्कोहल, फिनोल और एमीन, तो ये इसका रिएक्शन है, ध्यान रखें। चलिए इसकी नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं क्या होगी। इसकी एक रिएक्शन होती है भाई राइमर-टीमान। राइमर-टीमान अभिक्रिया क्या होती है, देखो ये फिनोल है और फिनोल की अभिक्रिया क्लोरोफार्म और KOH के साथ करा रहे हैं। फिनोल की अभिक्रिया क्लोरोफार्म और KOH के साथ, तो इन दोनों की रिएक्शन से ये दोनों रिएक्ट करते हैं और ये किसका फॉर्मेशन करते हैं, यहाँ पर डाइक्लोरोकार्बिन। और ये डाइक्लोरोकार्बिन फिर किस पर अटैक करता है, ये यहाँ अटैक करता है। तो हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है वो फाइनल प्रोडक्ट क्या होता है, सैलिसिल एल्डिहाइड। ठीक है, तो राइमर-टीमान अभिक्रिया भी इसी कार्बिन की सहायता से संपन्न होती है। क्लियर हुई बात। तो ये रिएक्शन पार्ट आप ध्यान रखिएगा इसका। क्लियर। एंड लास्ट टॉपिक, लास्ट पार्ट इसका लेते हैं कार्बिन का। देखो क्या कंडीशन है उसको भी समझते हैं। एक हेलोजन विनिमय से संबंधित भी ध्यान रखें, हेलोजन विनिमय। तो सबसे आसान किसका होता है, आयोडीन का, फिर ब्रोमीन का, फिर क्लोरीन का और फ्लोरीन का। ये हेलोजन विनिमय का क्रम है। तो इससे प्रश्न कैसे पूछ लिए जाते हैं, देखो CHF2Br और ये कोई बेस है OH माइनस, तो इसको कैसे लिखोगे आप, फ्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और H। ठीक है, क्या कंडीशन है, OH माइनस, ये भी माइनस आई, ये भी माइनस आई और ये भी माइनस आई। तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाएंगे, तो ये हाइड्रोजन इसके पास, तो ये क्या बार हो जाएगा, H2O। क्लियर। तो क्या रह जाएगा भाई, देखो कार्बन के पास आ गए दोनों नेगेटिव, फ्लोरीन, फ्लोरीन और ब्रोमीन। अब देखते हैं ब्रोमीन और फ्लोरीन, ये ब्रोमीन और ये फ्लोरीन, कौन पहले विनिमय होगा,
ब्रोमीन, तो यहां से ब्रोमीन हट जाएगा, तो ये हट गया Br माइनस, तो क्या रह जाएगा फ्लोरीन फ्लोरीन, और ये बन गया आपका डाईफ्लोरो कार्बीन। क्लियर? इस प्रकार से एक कंडीशन और देख लेते हैं, जैसे CHCl2Br, ये ले लेते हैं, ये OH माइनस, क्या कंडीशन है भाई, ये HCl Cl और Br और ये OH माइनस, तो क्या होगा, ये भी माइनस आई और माइनस आई, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर, ये इसके पास, और यहां से H2O, तो क्या हो जाएगा Cl और Br। क्लियर? अब देखो क्लोरीन और ब्रोमीन और क्लोरीन, तो कौन हटेगा पहले, ब्रोमीन, तो यहां से ये हट जाएगा, तो क्या बचा भाई Cl और Cl, और क्या बन जाएगी डाईक्लोरो कार्बीन बन जाएगी। क्लियर? तो इस प्रकार के भी प्रश्न आपसे पूछ लिए जाते हैं। क्लियर? तो ये था बड़ा आसान सा टॉपिक आपका कार्बीन का, जिसमें कार्बीन क्या होती है, सामान्य जानकारियां क्या है, उसका वर्गीकरण क्या है, सिंगलेट क्या है, ट्रिपलेट क्या है, संरचना क्या होगी, निर्माण कैसे होता है, स्टीरियो सेलेक्टिविटी, स्टीरियो स्पेसिफिक कंडीशन क्या है, और उसकी अभिक्रियाएं किस प्रकार से संपन्न होती हैं। क्लियर? नो डाउट आज के लेक्चर में से चाहे नीट हो, जेई हो, ICR, जेट, BHU जैसे एग्जाम्स में कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आशा करता हूं आपको आज का लेक्चर बड़ा पसंद आया होगा। क्लियर? इसी के साथ हम अगली लेक्चर में नाइट्रीन मध्यवर्ती की बात करने वाले हैं। क्लियर? आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।